गजाननं भूतगणादिसेवितकपितजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतशोकविनाशकारे नमामि विघ्नेश्वर पादपंकजम्। ओम श्री गंगणपते नमो नमः। विघ्नहर्ता श्री गणेश का नाम लेकर हम आज का एपिसोड शुरू करते हैं, उसका शुभारंभ करते हैं। श्री गणेश का पसंदीदा साज पखावज है और ये भी एक भारतीय शास्त्रीय संगीत का बहुत बड़ा हिस्सा है जिसकी थाप से पूरा संसार गूंज उठता है। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे उस्ताद जौहर अली जी से और जानेंगे, सीखेंगे वायलिन के अलग अलग पहलुओं के बारे में। इन द प्रीवियस एपिसोड we learnt about the different body parts of violin, how to sit with the instrument and how to do the basic exercises of sargam. Let's talk to him and learn about the other different aspects of the instrument and how to tune the instrument as well. उस्ताद जी, आपसे आज दोबारा बात करने का मौका पाके और आपसे कुछ सीखने का मौका पाके मुझे बहुत खुशी हो रही है। मेरा आपसे सवाल है कि इस इंस्ट्रूमेंट को ट्यून किस तरह से किया जाता है? बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे ख़ास इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है किसी भी वाद्य यंत्र को ट्यून करना। वायलिन को ट्यून करने की 3 विधि हैं। एक तो भारतीय हिंदुस्तानी शास्त्रीय शैली, जिसको हम मिलाएंगे मा सा पा सा, यानी कि ये पहला तार मा, दूसरा तार सा, तीसरा तार पा और चौथा अगेन हाई पिच का सा से मिलेगा। तो मा सा पा सा, ये हिंदुस्तानी शैली। कर्नाटक पद्धति में यही ट्यूनिंग दूसरी हो जाती है, वो हम मिलाते हैं पा सा ताकि उनके रागों में बजाने के लिए आसानी रहे। पाश्चात्य संगीत में यही स्वर पहला मा, दूसरा सा, पा और रे हाई पिच हो जाएगा। अब मैं आपको बताता हूँ इसको ट्यूनिंग कैसे की जाती है। कैसे, जो शुरुआती शिष्य हैं उनसे हमारा यही अनुरोध और आग्रह है कि वो गुरु के सामने ट्यून करें वायलिन को। ऐसा क्यों उस्ताद जी? क्योंकि शुरू में वो तार को तोड़ सकते हैं। जैसे कि इसको मिलाने में, जैसे सबसे पहले हम इसको डी में मिलाते हैं, यानी कि दूसरा सफ़ेद हमारा एक संगीत का टेक्निकल ये स्वर होता है। तो ये जो साउंड आ रहा है तो इसको मिलाया जाएगा सबसे पहले सा का तार, सेकंड स्ट्रिंग्स, इससे मैच की जाएगी। ये मैच हो गई। लेकिन जो नए शिष्य हैं सीखने वाले, वो इसको तोड़ सकते हैं, तो गुरु के साथ ही उसको ट्यून करें। जैसे ये, अब यहाँ से हमने इसको, ये तार बंधा हुआ है इस खूंटी में, पैक में, और ये ट्यून हुआ है, लेकिन अभी थोड़ी बहुत कमी रह गई है। तो ये वाले स्क्रू हैं, इनसे हम इसको एडजस्ट करेंगे। इनको एडजस्टर भी बोलते हैं। अब पहला तार हम मा पे मिलाएंगे। अब ये पहला तार मिल गया मा, दूसरा मिल गया सा, तो मा सा। अब तीसरा तार, थर्ड स्ट्रिंग मिलेगा पा। ये देखिए, ये थर्ड स्ट्रिंग है और यहाँ इसकी खूंटी को हमने पकड़ा और इसको हमने तो मा सा। अब हम आ गए पा पे।
अब हम लास्ट स्ट्रिंग को इसको ट्यून करेंगे। इसका साउंड कभी ट्यूनिंग में ऐसे आएगा। वाह। अब हमने इसको हिंदुस्तानी पद्धति से पहला तार माँ, माँ का साउंड करेगा। दूसरा तार सा, थोड़ा और एडजस्ट कर लूँ। अब पा, और लास्ट अगेन सा। अब हमने इसको बजा के भी देख लिया। पहले सा, वायलिन हमारा ट्यून हो गया। वाह। शुरू में अनुरोध यही है सीखने वालों से कि गुरु के सामने, उसके बाद जब आपको आ जाए तो आप खुद उसको ट्यून करें। तो अपना इंस्ट्रूमेंट खुद ट्यून करने के लिए कानों को जो ट्रेन करना होता है वो विधि भी बहुत ही कठिन होती होगी। वो विधि भी आप गुरु से ही सीखना पड़ेगा। और जब आप स्वर सुनेंगे, तानपुरे का साउंड सुनेंगे और आपको स्वर की नॉलेज होगी और स्टार्टिंग में, तो वो आसान हो जाएगा। जी। तो उस्ताद जी, जैसे आपने बताया कि कर्नाटिक पद्धति से अपने इंस्ट्रूमेंट को ट्यून करना वो फ़र्क होता है। हाँ, और वेस्टर्न के हिसाब से वो अलग होता है। अलग। तो इसके कारण क्या हैं कि वेस्टर्न के लिए हम अलग ढंग से मिलाते हैं? सुर तो वही हैं, सारे गामा पा धा नी सा। जी जी, सुर तो वही हैं, लेकिन इस्तेमाल करने का, प्रयोग करने का, यूज़ करने का ढंग अलग अलग है। जी। क्योंकि कर्नाटक पद्धति में जो साउथ इंडियन है उसमें गमक और मीन का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, तो वो वायलिन को लो पिच में ट्यून किया जाता है वो वायलिन, तो वो हो जाएगा पासा पासा। हम लोग हिंदुस्तानी संगीत शैली में जो बजाते हैं मा सा पासा, सा को बहुत इम्पोर्टेंट दे के, तो जो पा का स्ट्रिंग है वायलिन में, ये साउंड आ रहा है पा जी। ये भी वो सा मान लेते हैं, तो वो भी ठीक है और ये भी ठीक है। लेकिन जो पाश्चात्य संगीत है वेस्टर्न में मा सा पा रे, क्योंकि उनकी सिम्फनी और ये सारा मेलोडी बहुत हाई पिच में ज़्यादा जाती हैं जी। क्योंकि हम लोग हिंदुस्तानी लोग जो है ना आलाप करते हैं, एक फाउंडेशन रखते हैं किसी भी राग की या म्यूज़िक की, धीरे धीरे उसको बिल्डअप करते हैं, तो उस हिसाब से ट्यूनिंग हम लोग ये एक्सेप्टेबल है कि मासा पासा या सापा सापा। ज़रूर। इसी से एक सवाल मेरे मन में उत्पन्न होता है कि क्या ऐसा भी होता है कि हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कुछ राग इस इंस्ट्रूमेंट पे ज़्यादा अच्छे सुनाई पड़ते हों, ज़्यादा सूटेबल हों बाकी रागों के मुकाबले? जी, ये बहुत ही अच्छा आपने चर्चा की। देखिए, कुछ राग वायलिन में बहुत अच्छे लगते हैं, जैसे कि 5 स्वरों के राग, शिवरंजनी या भोपाली या दुर्गा, बड़े राग भी अच्छे होते हैं, लेकिन ख़ास करके छोटे स्वरों के राग, 5 स्वरों के राग, या फिर भैरवी, पीलू या देश, इस तरह के वायलिन में राग बहुत
मधुर बजते हैं। वाह उस्ताद जी, आपके साथ आपके शिष्य भी हमारे स्टूडियो में आए हैं और उनके भी कुछ सवाल होंगे। मैं आपसे अनुरोध करती हूँ कि आप गुरुजी से पूछें। गुरुजी, मेरे मन में एक सवाल है कि वायलिन में किस प्रकार की लकड़ी इस्तेमाल होती है? जी, ये बहुत ही अच्छा सवाल है। लोगों को जिज्ञासा रहती है कि वायलिन में लकड़ी कौन सी इस्तेमाल होती है। देखिए, इसमें 3 तरह की लकड़ी इस्तेमाल होती है। एक पेड़ होता है, मैपल वुड कहते हैं उसके, मैपल, जो बहुत ठंडी जगहों पर ये पेड़ आपको पाया जाएगा, मैपल वुड, जो फ्रंट और बैक में इसका प्रयोग होता है। फिर एक लकड़ी होती है तुन की लकड़ी, जो देसी टाइप के पेड़ होते हैं वहाँ पाई जाती है। तो इस तरह से मैपल वुड का इसमें इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है। गुरुजी, मेरा ये सवाल है कि क्या वायलिन अलग अलग साइज़ का होता है और इसका वेट कितना होता है? जी, वायलिन के 2 साइज़ बड़े प्रमुख हैं। छोटे बच्चों के लिए 1/4 का साइज़ है, और ये जो साइज़ है ये फुल साइज़ है, 4/4 साइज़ है, और इसका वज़न बहुत लाइट है, 500 ग्राम तकरीबन इसका वज़न होता है, और तकरीबन 24 इंच की इसकी लेंथ होती है। तो इसका वज़न 500 ग्राम। उस्ताद जी, मेरा सवाल आपसे है कि जो आपके वायलिन का कलर है वो आपके शिष्यों के वायलिन के रंग से कुछ फ़र्क है, उसका क्या कारण है? क्या ये अलग अलग वुड है? वुड तो एक ही है, लेकिन कलर अपनी पसंद के हैं। तो और किसी लकड़ी से वायलिन इंस्ट्रूमेंट नहीं बनता है? नहीं, और किसी लकड़ी से नहीं, वो बन नहीं सकता, फिर उसका स्वर बिगड़ जाएगा। यही जो ट्री है, मैपल ट्री, उसका ज़्यादा इस्तेमाल होता है जी। और इसके जो स्ट्रिंग्स होते हैं ये स्टील के होते हैं, स्टील के स्ट्रिंग्स हैं। इसमें थोड़ा सा कभी कभी चांदी भी मिक्स हो जाती है। जी बिल्कुल। तो जैसे कि हम बात कर रहे थे कि हिंदुस्तानी पद्धति के हिसाब से 5 सुरों वाले राग ज़्यादा अच्छे सुनाई पड़ते हैं वायलिन पे, तो क्या इसी के साथ कोई स्केल की लिमिटेशन भी होती है कि कुछ स्केल्स में वायलिन की ट्यूनिंग या उसकी प्लेइंग उतनी मधुर नहीं सुनाई देती जो कि कुछ अदर स्केल्स में ज़्यादा अच्छी सुनाई पड़ती है? देखिए, ज़्यादातर सी शार्प यानी कि पहला काला जो स्वर है, वहाँ से वायलिन अच्छा, थोड़ी सी मिडिल पिच होती है, अच्छा बोलता है। जो अभी ये ट्यून है वो डी में है, यानी कि दूसरा हारमोनियम के हिसाब से दूसरा सफ़ेद। तो ये एक संगीत के शब्द हैं, पहला काला, दूसरा सफ़ेद। तो दूसरा सफ़ेद यानी कि डी, एक होता है डी शार्प, थोड़ा सा और हाई नोट हो जाता है, उस पर भी मिलते हैं, लेकिन हम लोग जो मिलाते हैं वो डी में मिलाते हैं, तो उसकी आवाज़ और मधुर हो जाती है। जी बिल्कुल। तो शुरुआती तौर पे जो शिष्य सीखते हैं वायलिन, उनको आप सबसे पहला राग वायलिन पे कौन सा सिखाएंगे गुरुजी? शुरुआत में जो बिगिनिंग लेसन्स होता है, उसमें पहला जो राग होता है वो मेजर स्केल होता है वाद्य यंत्रों के लिए। इसमें भी वही है जिसे हम संगीत, हमारी पद्धति का राग है, राग बिलावल जी। तो उसमें शुद्ध स्वर लगते हैं सारे, उसमें कोमल स्वर नहीं है, तो सारे शुद्ध स्वरों का वो राग होता है। तो स्टूडेंट्स को समझने में बहुत शुरुआत में इजी रहता है, तो इसलिए हम मेजर स्केल लेते हैं, बिलावल राग का प्रयोग करते हैं। जी, तो हमारे दर्शकों में भी जो लोग आपके संग इस लर्निंग सीरीज़ के संग सीख रहे हों, तो उनको बिलावल राग का अगर एक छोटा सा नमूना पेश करना हो, सीखने का तरीका जानना हो, तो वो क्या होगा? जी, सबसे पहले देखिए कि मैं बजा रहा हूँ सा, आप भी बजाइए सा का स्वर। सा है। संगीत का दूसरा स्वर रे है। अब रे का साउंड करेगा ऐसे,
अब कौन सा स्वर आया? गा। लॉन्ग बो बजाओ। अब माँ। अब पा। अब धा। अब नी। अब इसका वापस आएगा सा, फिर धा, सबसे ख़ास चीज़ होती है कि जब हम बजा रहे हैं तो ये जो बो है वो सा अगर बज रहा है तो सा पे लगे, जो बराबर में तार है उस पर टच नहीं हो जी, जैसे ऐसे ना हो, नहीं से दूसरे तार की आवाज़ आ जाएगी। तो ये इसकी प्रायोरिटी होती है कि आप सौ बार इसको बजाइए और अलग अलग स्पीड से। जी देखिए तो ये इसका पहला लेसन है, पहली जो तरह से बजाया जाएगा। जी, आपने अभी अजहर को टोका कि लॉन्ग बो में बजाओ, ये इस शब्द का इस्तेमाल और इसके मायने क्या हुए? हाँ जी, ये जो बोइंग है एक तो होती है कट बोइंग, हम बजा रहे हैं, और एक है और मधुर आवाज़ लग जाती है इसमें। वहाँ बजाइए आप एक लॉन्ग बो में, 1 2 3 4। इसमें ये स्लाइडिंग वाली बो जा रही है, कंटिन्यूअस साउंड हो जाती है। जी, तो उस्ताद जी जैसे कि हमारी हमेशा ही इच्छा होती है, हमारे दर्शकों की इच्छा होती है कि आप हमारे साथ बैठे हैं, हमें सिखा रहे हैं, और हमारे शास्त्रीय संगीत में कहा गया है देखिया सीखिया परखिया, तो हम सुन कर भी आपसे बहुत कुछ सीखेंगे। अगर कुछ आप हमको अपने वायलिन से सुना सकें। जी, जैसे हम इनको सिखा रहे हैं राग बिलावल। जी, तो बिलावल से ही बहुत सारे राग हैं। बिलावल एक थार्ड भी है, थार्ड का मतलब द मेन फॉर्म ऑफ द रागा। तो आगे आगे अलग अलग राग होते हैं, अलग अलग मेलोडीज होती हैं, कुछ पॉपुलर गीत होते हैं, कुछ फोक होते हैं, तो सब वायलिन में बजता है। तो मैं सोच रहा हूँ आपको एक पहले एक भजन सुना दूँ। बिल्कुल है, क्या बात है।
क्या बात है, क्या बात है उस्ताद जी। इतनी मधुर धुन और इतनी मधुर ध्वनि उत्पन्न होती है आपके साज से। मेरा एक सवाल था कि इंडियन म्यूज़िक में कुछ इंस्ट्रूमेंट्स ऐसे हैं जो फिंगर नेल से भी बजते हैं, वायलिन में क्या इस्तेमाल होता है और उसको किस तरह से यूज़ किया जाता है? वायलिन में जो फिंगर का ये जो टॉप का टिप्स है इससे बजेगा, और इंस्ट्रूमेंट में नील्स बड़े करके जैसे सरोद में बजाया जाता है और सारंगी में यहाँ से, लेकिन ये इसके ये जो टॉप्स है इसे बजाया जाता है। शुरू में पेन भी होता है प्रैक्टिस करने के लिए। तो उंगलियां कट भी जाती होंगी? कट जाती हैं थोड़ा सा, फिर रियाज करने से उसके वो हार्ड हो जाता है, फिर आदत हो जाती है। मगर इसमें आप कोई प्लकर नहीं पहनते? नहीं नहीं, इसमें तो बिल्कुल नहीं पहना जाता जी। उससे साउंड बंद हो जाएगा जी। तो जिससे पहले कि हम आज का एपिसोड क्लोज़ करें, हम दूरदर्शन के स्टूडियोज़ में बैठे हैं। मैं जानना चाहती हूँ कि क्या जो आइकॉनिक म्यूज़िक है, जो ओपनिंग म्यूज़िक होता है दूरदर्शन का, ऑल इंडिया रेडियो का, क्या वो आप हमारे लिए वायलिन पे बजा सकते हैं? ज़रूर। ये बहुत ही, मुझे भी बहुत शौक़ होता था जब हमने जैसे मेरे गुरु, मेरे पिताजी उस्ताद गौहर अली ख़ान और हमारे जो दूसरे गुरु बहुत ही मशहूर वायलिन वादक आदरणीय स्वर्गीय जोए श्रीवास्तव साहब, उनसे भी मैंने बहुत कुछ सीखा है। जैसे श्री अनंत लाल जी से सीखा जो शहनाई वादक थे, उस्ताद फ़तेह अली ख़ान साहब से। तो आदरणीय जोए श्रीवास्तव जी से जो सीखा कि ऑल इंडिया रेडियो की और दूरदर्शन की सिग्नेचर ट्यून कैसे बजती है, क्योंकि वो अनेक प्रोग्राम में उसको बजाते थे। तो जो हमारी एज ग्रुप के लोग हैं उनको ये ट्यून बहुत याद आती होगी, उन्होंने सुनी भी होगी। पंडित जोए श्रीवास्तव साहब ने मुझे ये सिखाया था, वो बजाते थे इसको। वाह। और हमारे पिताजी ने हमें एक और धुन सिखाई, ये जो हम दूरदर्शन में बैठे हुए हैं, जब इसकी ओपनिंग होती थी तो एक म्यूज़िक बजता था, वो इस तरह से है। वाह, क्या सब बात। जानते हैं इसको। इससे मेरे मन में वायलिन सीखने की इच्छा और प्रबल हो चुकी देखिए है। पूरा हिंदुस्तान जागता था वायलिन की आवाज़ से। तो वायलिन बहुत इम्पोर्टेंट है, ज़रूर सीखिए। इसमें प्यार है, देशभक्ति है और भजन है, राग हैं, बहुत कुछ है, एक सागर है। बिल्कुल। मगर इस एपिसोड में हमारे पास आज इतना ही समय है। अगले एपिसोड में हम उस्ताद जी से जानेंगे वायलिन के और अलग पहलुओं के बारे में। तो आप देखते रहें नाद, अ लर्निंग सीरीज़ ऑफ म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स, ताकि आप भी सीख सकें वायलिन को बहुत गहराई के साथ और इस विरासत को हम पूरा देश एक साथ आगे ले जा सके।